सभी को नमस्कार। मैं सत्यवान शर्मा पेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ख़ासतौर से जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं हैं जिनमें संस्कृत एक विषय के रूप में आता है, चाहे वो एचटेट हो, यूजीसी नेट हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, उन सब में संस्कृत विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं या एक विषय विशेष के रूप में जो संस्कृत है। आज हम उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो कुछ सामान्य टॉपिक होते हैं वो व्याकरण से संबंधित हैं, साहित्य से संबंधित हैं या दर्शन से संबंधित हैं, उन सभी के बारे में आज हम थोड़ा सा एक परिचयात्मक सत्र रखेंगे। तो आइए हम संस्कृत विषय से संबंधित कुछ टॉपिक चर्चा करते हैं। खासतौर से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रश्न आते हैं संस्कृत विषय से, उनमें एक बहुत ही मुख्य विषय है व्याकरण का। ये जो व्याकरण शास्त्र है वास्तव में ये व्याकरण एक शास्त्र है। संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र हैं या संस्कृत विषय के विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि व्याकरण एक शास्त्र है और मूल शास्त्र व्याकरण का वो संस्कृत में ही लिखा। महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है वो संस्कृत का व्याकरण शास्त्र है। हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो देखते हैं प्रश्न आते हैं व्याकरण से संबंधित। यहाँ पर एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत से छात्रों को ये पता नहीं होता कि व्याकरण से संबंधित विषय कौन से हैं। कई बार वो छंद और अलंकार ये जो विषय है इससे संबंधित जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उनको भी वो व्याकरण के अंतर्गत ही मान लेते हैं। ये गलत है, ये व्याकरण नहीं है। ये दोनों ही विषय साहित्य शास्त्र के हैं, ये व्याकरण का विषय नहीं है। ये दोनों विषय साहित्य शास्त्र के हैं। हम आज सिर्फ व्याकरण शास्त्र पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो टॉपिक एक मुख्य विषय है जो हिंदी वाले भी, अगर हिंदी के पेपर में भी हम बैठते हैं तो वहाँ भी वो काम आता है और बड़ा मुख्य विषय है संधि का। ये जो संधि प्रकरण है ये एक ऐसा विषय है जो संस्कृत के पेपर में तो पूछा ही जाता है, हिंदी के पेपर में भी वो पूछा जाता है। दूसरा एक विषय है समास प्रकरण, जिसको बोलते हैं, समास से संबंधित प्रश्न है। तीसरा एक विषय है संज्ञा प्रकरण। अब यहाँ जो संस्कृत व्याकरण में जो संज्ञा प्रकरण है वो एक विशेष प्रकार का है। हिंदी के अंतर्गत जो संज्ञा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति कुछ अलग प्रकार की होती है। संस्कृत में संज्ञा करना, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि पद संज्ञा किस सूत्र से होती है, क्योंकि जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र है वो सूत्रात्मक है, सूत्र शैली में लिखा हुआ है। बिना किसी सूत्र के संस्कृत में कुछ भी नहीं होता। एक हलंत भी हटाएंगे, मात्रा लगाएंगे या हटाएंगे, सब सूत्र से है। ये मैथमेटिकल है सारा। हिंदी में जो संज्ञा संबंधित प्रश्न होते हैं वहाँ उनकी प्रकृति कुछ अलग है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, वो प्रश्न कुछ अलग तरह के हैं। यहाँ संज्ञा प्रकरण कुछ अलग प्रकार का है। एक और विषय है, मुख्य विषय है, वो है प्रत्यय। ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सर्वाधिक प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ये हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी लाभकारी है ये प्रश्न, ये तीन टॉपिक जिनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन मुख्य विषयों से संबंधित ये जो टॉपिक हैं इनके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट इनका क्लियर करेंगे और
खास तौर से जो हिंदी के छात्र हैं वो इस पर बड़ा ध्यान दें, क्योंकि संस्कृत वाले यदि व्याकरण पढ़े हुए हैं तो उनको समझ जल्दी आएगा, क्योंकि उन्होंने उसका बेसिक पढ़ा हुआ है। ये जो संधि प्रकरण है या समास प्रकरण है, जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, इनमें जिस तकनीकी भाषा का प्रयोग होता है वो व्याकरण शास्त्र की ही भाषा है। इसलिए जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत मैं कहूँगा कि अनुचित बात प्रचलित है, खास तौर से जो हिंदी विषय के अध्यापक हैं वो जब हिंदी पढ़ाते हैं, जब बेसिक पढ़ाते हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा, ये जब बच्चों को पढ़ाया जाता है 3rd क्लास में, 4th में, 5th में, तो यहाँ जो इसको पढ़ाने की एक विधि प्रचलित है आज हमारे समाज में, अब पता नहीं वो किस महापुरुष ने शुरू की थी। जैसे अब ये 3 प्रकार के सकार हैं, इनको जब पढ़ाया जाता है तो कई बार आप देखते होंगे कि इन तीनों ही सकार में भेद कैसे किया जाए, ये जो शास्त्रीय पद्धति है, जो इसकी पारिभाषिक शब्दावली है, उसका प्रयोग नहीं करते अध्यापक। और बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि ये शलगम वाला स, ये षटकोण वाला स और ये सड़क वाला स। अब ये भाषा व्याकरण की तो है नहीं, शलगम वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला, ये गलत है। इन तीनों में जो भेद है वो उसके उच्चारण स्थान से होना चाहिए, कि हम उच्चारण किस स्थान से करते हैं, वो व्याकरण की भाषा है। जैसे ये जो श था, ये श, ये तालव्य है, ये व्याकरण की ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ ये तालव्य श, ये मूर्धन्य, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो है श, ये मूर्धन्य शकार है। श, इसका उच्चारण श, ये उच्चारण के भेद से पता होना चाहिए। ये जो स था ये दंतव्य है, इसका उच्चारण स्थान दंत से है। ये व्याकरण की भाषा थी, जिस भाषा में हमें इसको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन एक गलत पद्धति प्रचलित है समाज में। उच्चारण से उन वर्णों का भेद हमें करना चाहिए, ये व्याकरण की विशेषता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं अभी चर्चा कर रहा था जिस पर, वो था संधि का विषय। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा विषय है कि जिसकी कुछ मूल अवधारणाएं, खास तौर से जो हिंदी विषय में प्रचलित है, वो हिंदी में डब किया हुआ है। वास्तव में तो ये विषय संस्कृत व्याकरण का ही है, लेकिन हिंदी में जब इसको पढ़ाते हैं तो उसको ट्रांसलेट कर दिया गया। अब उस ट्रांसलेशन में क्या हुआ कि जो कुछ नियम थे, जो रूट नियम थे, वो छूट गए, जिससे उसकी जो मूल सटीक अवधारणा है वो पता नहीं चलती, और वहाँ पर फिर हम गलतियाँ करते हैं। अगर इस विषय को उसके मूल अवधारणा के साथ, जो शास्त्रीय पद्धति है, उससे हम पढ़ लें तो कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। अब हम इस विषय को आज संस्कृत व्याकरण शास्त्र की पद्धति से ही समझेंगे। और वो व्याकरण शास्त्र की पद्धति है क्या, हम देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जब प्रारंभ किया महर्षि पाणिनि ने, तो कुछ प्रत्याहार सूत्र बनाए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण इसका विषय है। ये हिंदी के अध्यापक या हिंदी के छात्रों के लिए बहुत नवीन बात है, उनको ये नहीं पढ़ाया जाता, न ही इस पद्धति से वो संधि विषय पढ़ाया जाता है। जबकि वो हिंदी वाले छात्र भी अगर इस पद्धति से पढ़ लें तो सारी ही समस्या समाप्त हो जाएगी। ये प्रत्याहार सूत्र क्या थे, ये महर्षि पाणिनि ने बनाए, जो 14 सूत्र हैं। ये प्रत्याहार सूत्र है क्या? प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रत्याह्रियन्ते येन, जिससे संक्षिप्तीकरण किया जाता है, लघुकरण किया जाता है। अर्थात
हम छोटा बना दें, संक्षिप्त कर दें, ऐसे सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। और ये प्रत्याहार सूत्र है क्या? वास्तव में ये वर्णों की एक व्यवस्था है। ये वर्णों की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था पर आधारित होकर महर्षि पाणिनि ने पूरा व्याकरण शास्त्र लिख दिया था इन 14 सूत्रों के ऊपर आधारित होकर। ये वर्णों की व्यवस्था ही प्रत्याहार सूत्र है। और ये 14 सूत्र हैं जिनमें हम अ इ उण रील ऋक ए ओम ऐ औच हयव रट लण यम गणनम झभय घट धश जब गड दश खफ छट थ चट तव कपय शश सर हल। ये 14 सूत्र है। अंतिम सूत्र हल है। इन 14 सूत्रों की व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि कितना वैज्ञानिक सिस्टम एक बनाया महर्षि पाणिनि ने, कि अगर वो ये कहे कि भाई बार बार हम ई ऊ, अगर इन अक्षरों का प्रयोग अगर हम बार बार करना चाहें तो बार बार तीनों अक्षरों को लिखना पड़ेगा। लेकिन महर्षि पाणिनि ने क्या व्यवस्था की? वो कहते हैं कि नहीं, अगर इन तीनों अक्षरों को एक साथ प्रयोग करना हो तो इसकी जगह पे बोलिए अण प्रत्याहार। अण बोलेंगे। अण का मतलब ये तीनों। पहला ही सूत्र है प्रत्याहार सूत्र अण, अ इ उण। तो अ से ण के बीच के सारे अक्षर काउंट हो गए, अण प्रत्याहार। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इन प्रत्याहार सूत्रों को याद कर लेना चाहिए, और जिसको वो याद है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझेगा। मैं ये प्रत्याहार सूत्र एक बार लिख देता हूँ, जिसके आधार पर हम फिर इस व्यवस्था को समझ करके हम संधि के प्रकरण को समझेंगे। अ इ उण, ये एक सूत्र है। दूसरा है, मैं इसको पूर्ण विराम एक लगा दिया एक सूत्र के लिए। दूसरा सूत्र बनेगा री लृक, अ इ उण री लृक ए ओम ऐ औच अ इ उण रील रिक ए ओम ऐ औच हय व र ट, हय व रट लण यम गणनम यम ण हय व रट लण यम गणनम झभयो घढ़ धश जब गड दश आयवरट लण यम गणनम झभय घड धश जब गड दश खफ छठ थ चट तव, खफ खफ छठ थ चट तव, खफ छठ थ चट तव कपय श श स र और हल। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। ये अक्षरों की, वर्णों की एक व्यवस्था है, एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके आधार पर पूरा व्याकरण शास्त्र लिखा गया। अब हम जब भी
इन अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो इनमें से प्रत्याहार बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने प्रयोग करना है ए ओ आई औ, इन 4 अक्षरों को एक साथ बोलना है, किसी प्रयोग में लेना है, तो बार बार इन चारों अक्षरों को तो अलग अलग बोलेंगे नहीं। ए ओ आई औ ऐसा रहते हुए ऐसा हो जाए, ऐसा अगर करेंगे, बार बार इन चारों अक्षरों को अलग अलग लिखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था हो जाती है, बार बार बोलने में भी हमें आलस्य आता है। तो अब इन चारों अक्षरों को प्रयोग करेंगे तो प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। एच प्रत्याहार, देखिए ए से इस च तक हम बोलेंगे कि ये एच प्रत्याहार क्या होगा। हम मान लीजिए बोल दें कि एच परे रहते किसी अक्षर को ये आदेश हो जाए, ये व्याकरण की अपनी भाषा है। तो एच का अर्थ होगा ए से लेकर च के बीच में ये जितने अक्षर हैं, केवल जो हलंत आधा अक्षर है, ये जो अंतिम वर्ण है जो हलंत किया हुआ है, इसको छोड़ देना है। तो ये चारों अक्षर यहाँ शामिल हो जाएंगे, ए ओ आई औ। एच का अर्थ ये चारों अक्षर। ऐसे ही अगर हम कहें कि सभी स्वरों का प्रयोग करना हो बार बार, तो स्वर तो बहुत सारे हो गए, अब बार बार सारे स्वर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अच, अ से इस च के बीच में सारे स्वर हैं। देखिए अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये सारे स्वर काउंट हो गए। अच प्रत्याहार का मतलब हो गया सभी स्वर। और अगर हम सभी व्यंजन लेना चाहें तो देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था, इस ह से लेकर के अंतिम सूत्र इस ल के बीच में, अब देखें सारे के सारे व्यंजन हैं। हल प्रत्याहार जब भी बनेगा, ये हम इस पर थोड़ा सा मोटा मोटा दृष्टिपात कर रहे हैं ताकि एक मूल अवधारणा हमें कुछ समझ में आ जाए। हल प्रत्याहार, ह से अंतिम ल तक सारे बीच के अक्षर ये सब व्यंजन हैं, वो सारे शामिल हो गए। हल का मतलब व्यंजन। ये प्रत्याहार सूत्र हैं, इनको सभी याद कर लें, हिंदी वाले छात्र भी इनको याद कर लें। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ से बनेगी और जिसके सहारे हम सारे के सारे जो टॉपिक हैं व्याकरण के, वो संधि है, समास है, खासतौर से संधि वाले जो प्रश्न आते हैं वो सारे इसी से सिद्ध होने हैं। तो ये हमें समझ में आया, प्रत्याहार सूत्र पहले स्वर रखे गए हैं, बाद में व्यंजन रखे गए हैं। तो अच प्रत्याहार का मतलब सारे स्वर, हल का मतलब सारे व्यंजन। अब कोई भी प्रत्याहार बन सकता है, जैसे हम संधि में प्रयोग करेंगे कि भाई इक से परे अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए, ये व्याकरण की भाषा है। अब इक से परे अच हो, संधि में 2 पक्ष होते हैं, मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूं। अब हम संधि पर बात करते हैं, संधि की मूल अवधारणा पर, फिर ये समझ में आएगा आपको कि इन प्रत्याहार का प्रयोग कैसे करना है। देखिए संधि की परिभाषा सबसे पहले हम करेंगे। परिभाषा क्या होगी संधि की? संधि का मतलब है जोड़ देना। किनको जोड़ना? यहाँ वर्णों का योग है, ध्यान रखना, शब्द या पद का योग नहीं है, यहाँ वर्णों का, अक्षरों का योग है। यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल, वो संधि कहलाता है। यहां अक्षरों का मेल है। अब वर्ण, यहां देखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल संधि कहा है। अब वर्ण भी 2 प्रकार के हो गए। वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। अब दोनों ही वर्ण तो हैं ही, और वर्णों का मेल संधि है, तो इसका मतलब 2 प्रकार के वर्ण, तो संधि भी फिर 2 प्रकार की बन गई। मुख्यतः स्वर संधि हो जाएगी, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। अब ये जो स्वर संधि है और व्यंजन संधि है,
दो प्रकार की संधियां मुख्यतः हमें प्राप्त हो गई इस परिभाषा से। वर्णों का ही मेल संधि कहलाती है। अब स्वर संधि क्या? अब इस स्वर संधि को समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का मतलब है स्वयं राजते इति स्वरः, जो स्वयं प्रकाशित होता है, जिसको किसी दूसरे की सहायता न लेने पड़ी अपनी अभिव्यक्ति के लिए। अर्थात जिनका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्व सामर्थ्य से होता है। स्व सामर्थ्य, अपने ही सामर्थ्य से स्वयं उच्चारित हैं, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर या वर्ण की सहायता लेनी न पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वही है जिसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं, और ऐसे वर्ण जो स्वयं अपने सामर्थ्य से उच्चारित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। अब ये जो संधि की परिभाषा और वर्ण की परिभाषा हमने समझी है, इसके आधार पर ही संधि को समझा जाएगा। अब उस संधि को समझने से पहले हम स्वर और व्यंजन की थोड़ी सी तकनीकी जानकारी और ले लेते हैं। हमने बताया था कि स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रतया होता है, यानी कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जैसे अ, ई, उ, ए, ये सभी स्वर हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। स्वर का मतलब ही ये होता है कि अपने आप में पूर्ण। यही स्वर होते हैं। और व्यंजन जैसे क, ख, च। यहां देखिए हमने इन वर्णों के नीचे हलंत का निशान लगाया है। इस हलंत के निशान का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि ये वर्ण अधूरे हैं, अधूरे हैं, अर्थात इनका उच्चारण हो नहीं सकता स्वयं से। इनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता चाहिए। इस क को हम बोल नहीं सकते। ये क तभी बोलेगा जब इसमें कोई स्वर जाके मिलेगा। जैसा स्वर मिलेगा वैसा ही उच्चारण हो जाएगा। जैसे अगर इस क में हमने अ जोड़ दिया, अ, तो ये क्या बन गया? पूरा क। अगर इस क में हमने ई जोड़ दी, दीर्घ ईकार, तो ये की बन गई। ऐसे ही व्यवस्था अब आगे की है। जैसा स्वर हम व्यंजन में जोड़ देंगे वैसा ही उसका उच्चारण होगा। यानी कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकता। अब इनमें एक और व्यवस्था देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैंने जब व्यंजन में स्वर को जोड़ा तो लिखने की जो पद्धति है वहाँ मैंने पहले व्यंजन को लिखा, बाद में स्वर जाके जोड़ा है हमने। ये व्यवस्था ध्यान रखनी है, ये नियम है। अगर मैं कहूँ कि इस क में से स्वर को अलग कीजिए, एक प्रश्न आता है पेपर में कई बार, वर्ण विच्छेद कीजिए। वो कोई एक शब्द लिख देता है और फिर वर्ण विच्छेद कराता है। यानी कि वर्ण विच्छेद का अर्थ है कि व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखिए। अब लिखने की जो स्टाइल है, जो पद्धति है, वो क्या है?
अगर मैं कहूँ कि इस क का वर्ण विच्छेद, तो ये होगा कि पहले व्यंजन लिखना है, उसको आधा कीजिए और फिर बाद में जाके अ लिखना है। ये पद्धति है, ये ध्यान रखना। जब भी किसी व्यंजन से स्वर अलग होगा तो स्वर बाद में जाके लिखा जाता है। जैसे यहाँ अगर इस अ को इस क में जोड़ दिया तो ये पूरा क बन गया। अब इसका उच्चारण क, ऐसे ही यहाँ था। अगर की का वर्ण विच्छेद करें तो क, क्योंकि जैसे ही स्वर बाहर निकलेगा व्यंजन अधूरा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उसका उच्चारण अब नहीं हो सकता। इस दीर्घ ईकार को बाहर लिखेंगे और अगर जोड़ देंगे तो दीर्घ ईकार की। ये दीर्घ समय लगता है उच्चारण में। ये वर्ण विच्छेद की व्यवस्था है। हम संधि में इसका बार बार प्रयोग करेंगे, क्योंकि संधि में संहिता, वर्णों का जोड़, योग है, वो निकटवर्ती वर्णों का योग होता है, संहिता होती है, इसलिए उसको हम संधि कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, ये एक सूत्र भी है व्याकरण का। अब ये जो वर्ण विच्छेद की व्यवस्था हमने समझी है, इसको ध्यान रखना है। अगर हम कोई पूरा शब्द ले लें, कोई पद ले लें, जैसे हमने लिखा राम, राम। अब देखिए मेरा उच्चारण देखिए, मैंने राम, म के बाद भी मैंने अकार का उच्चारण किया। ये शुद्ध उच्चारण है, वो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। सामान्य बोलचाल में, समाज में आजकल बोल देते हैं कि हिंदी वाले राम, राम नहीं, राम अगर बोल दिया तो इस म को हलंत दिखाना पड़ेगा, जबकि है नहीं हलंत, वहाँ म पूरा है, उसमें अकार मिला हुआ है। तो राम वास्तव में वो क्या था? राम था। हम इसको फिर से लिख देते हैं, राम। अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो देखिए जो व्यंजन है उससे स्वर को अलग कर दीजिए और व्यंजन को आधा हलंत से दिखाइए, हो गया वर्ण विच्छेद। बड़ा सिंपल सा है। तो र, इसमें देखिए र व्यंजन है और आ, रा, यानी कि उसमें आ की मात्रा, आ स्वर मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है र में से आ निकलेगा तो र तो हलंत हो गया और आ को लिखेंगे हम बाद में, इसका तो हो गया वर्ण विच्छेद। अब है म में म व्यंजन है और अ स्वर मिला हुआ है, तो अ स्वर को बाहर करेंगे तो म हलंत हो गया और अ को बाहर लिख दिया। ये वर्ण विच्छेद राम का है। ये लिखने की पद्धति है। जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि स्वर व्यंजन के बाद में परे जा करके लिखा जाएगा। हम ये नहीं कर सकते, अगर मान लो क था और वर्ण विच्छेद किया और अ को पहले लिख दिया और क को ऐसे लिख दिया, अब ये अक बन गया, अब ये अक बन गया, ये हो नहीं सकता वहाँ। ये व्यवस्था स्वर और व्यंजन के वर्ण विच्छेद की, ये इसकी मूल अवधारणा है। संधि में बार बार इस नियम का प्रयोग होगा। यदि यहाँ समझ नहीं आया कि वर्ण विच्छेद कैसे करना है तो संधि हम कभी कर नहीं सकते। ये मूल अवधारणा है इसकी। अब हम चलते हैं संधि के विषय पर। हमने परिभाषा समझ ली संधि की, वर्णों का मेल संधि है और वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, और व्यंजन वो होता है जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े। तो इस प्रकार मुख्यतः दो प्रकार की संधियां भी हो गई, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब संस्कृत व्याकरण की भाषा में इस स्वर संधि को देखिए, अब ये आपको भाषा याद रखनी पड़ेगी। हिंदी वाले तो काम चला लेंगे कि स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, ये हिंदी वालों के लिए है। लेकिन जो संस्कृत पाठी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, अध्यापक हैं, वो प्रॉपर व्याकरण की ही भाषा का प्रयोग करें तो अच्छा होता है।
वही होना भी चाहिए। स्वर संधि को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अच संधि। अब आपको समझ आएगा। अच, हमने प्रत्याहार सूत्र में पढ़ा था कि अच प्रत्याहार में सारे स्वर होते हैं, तो जहाँ जहाँ स्वरों का प्रयोग होगा पूर्व और परे पक्ष पर, वो सब स्वर संधि है, अच संधि है। दूसरा व्यंजन संधि, इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं हल संधि। हल, हमने बताया था प्रत्याहार सूत्र में कि हल का मतलब सभी व्यंजन, हयवरट से हयवरट सूत्र का ह और अंतिम हल सूत्र का ल लेकर के हल प्रत्याहार बनता है, जिसे हम हल संधि कहते हैं। उसको हिंदी भाषी लोग व्यंजन संधि बोलते हैं। तो मूलतः दो प्रकार की संधियां हमारे समक्ष आई, स्वर संधि, व्यंजन संधि यानी कि अच संधि और हल संधि। अब संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक और प्रकार की भी संधि है जिसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। हिंदी वाले भी प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन ज़्यादातर ये संस्कृत में ही प्रयोग होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब ये जो विसर्ग का चिन्ह है, इसको कहीं पर र आदेश होगा, कहीं पर ओ आदेश होगा, कहीं र को विसर्ग होगा, कहीं अकार को अवग्रह होगा। ये सारे आदेश इस विसर्ग संधि के अंतर्गत होते हैं। तो संधि का भेद हमें पता चला, संधि का शास्त्रीय नाम भी पता चला। अब हम स्वर संधि, सबसे पहले हम जो अच संधि है इसका एक उदाहरण लेते हैं। इसके कुछ भेद हैं, उसकी मूल अवधारणा हम मोटी मोटी समझते हैं, फिर जब कक्षा में हम निरंतरता में पढ़ाएंगे तब उसको हम ज़्यादा विस्तृत रूप में समझेंगे। आज हम इसके मूल अवधारणा से अवगत आपको करा रहे हैं। अच संधि, जो अच संधि है वो कितने प्रकार की है देखिए। दीर्घ संधि, ये भेद किए हुए हैं। खासतौर से हिंदी वालों के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां हैं। ये सारे के सारे पांचों भेद अच संधि के ही हैं। यानी कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो। अब स्वर संधि 5 प्रकार की है, चाहे इनमें से किसी भी प्रकार का हम प्रयोग करें, अभ्यास करें, तो स्वरों का ही प्रयोग होगा। अब स्वर संधि की हम एक मूल अगर बात करें परिभाषा, तो स्वर संधि उसे कहते हैं जहां आमने सामने, ये आमने सामने जो बोल रहा हूँ ये हिंदी वाले छात्रों के लिए ताकि समझ में आ जाए, वरना ये भाषा व्याकरण की नहीं है। व्याकरण की भाषा में हम कहते हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष 2 पक्ष होते हैं संधि में, पूर्व और उत्तर। उत्तर को हम कभी कभी परे पक्ष भी बोल देते हैं। मैं इस पर परे ही लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। ये पर पक्ष है। उत्तर पक्ष ज़्यादातर हम समास पद्धति में प्रयोग करते हैं। यहाँ में पूर्व और पर 2 पक्ष संधि के होते हैं, जिसको हिंदी भाषा में सामान्य तौर पर समझाने के लिए हम आमने सामने बोल देते हैं। ये आमने सामने कुछ नहीं होता, व्याकरण की भाषा में ही समझना पड़ेगा, पूर्व पक्ष और पर पक्ष। अब स्वर संधि क्या होती है कि जहाँ दोनों ही स्थानों पर
पूर्व पक्ष पर भी और पर पक्ष पर भी, पूर्व और परे यानी कि आमने सामने दोनों ही स्थान पर स्वर ही होने चाहिए। ये इसका एक नियम है, शर्त है। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर ही होंगे आमने सामने, जस्ट आमने सामने, और वो दोनों स्वर जुड़ेंगे, जुड़ करके किसी नवीन स्वर का निर्माण करेंगे, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं हम। अब कौन से स्वर जुड़ेंगे, किस प्रकार के स्वर का निर्माण होगा, उसके आधार पर ये 5 भेद बना दिए गए, जिसके कारण उनका नामकरण कर दिया गया। जैसे स्वर की प्रकृति स्वरूप होगा वैसा ही नामकरण संधि का हमने कर दिया गया। तो स्वर संधि का मूल कंसेप्ट, मूल अवधारणा ये है हमारी। और अब ये जो 5 भेद हैं, इनमें से एक एक भेद का हम एक एक उदाहरण लेते हैं ताकि एक मोटी मोटी संकल्पना आपको समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले लेते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब देखिए इस संधि का नामकरण दीर्घ संधि क्यों पड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। नाम से ही पता चल रहा है कि इस संधि में कुछ ऐसा प्रयोग होगा जो दीर्घ है, बड़ा है। अब क्योंकि स्वर संधि का भेद है तो जाहिर सी बात है स्वरों का ही प्रयोग होगा, तो कुछ ऐसे स्वर मिलेंगे, ऐसे स्वरों की संधि होगी जिनके मिलने से किसी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। अब स्वरों के प्रकार पता ही होगा आपको, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, ये स्वरों के भेद हैं उच्चारण काल के आधार पर। तो जब 2 स्वर जुड़ेंगे तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, इसलिए इस संधि का नामकरण, संधि का नाम दीर्घ संधि रख दिया गया। अब दीर्घ संधि कब होती है, किस स्थिति में होती है, क्यों होती है, ये सारे नियम हमें पता करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से ये जो अच संधि है, स्वर संधि के भेद हैं, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसमें तर्क संगत बातें हैं सारी की सारी। अगर समझ में आएगा तो हर बात का तर्क के साथ जवाब है। हवा में यहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ तर्क संगत है। तो दीर्घ संधि का हम आज एक आपको शास्त्रीय पद्धति से समाधान आपको देते हैं कि क्या होती है और दीर्घ संधि कैसे होती है, कहाँ होती है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी कोई भी स्वर मिला दिए और संधि कर दी। हर संधि का अपना नियम है, अपनी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के अधीन ये संधि होती है। अब दीर्घ संधि कैसे होती है, एक संस्कृत व्याकरण शास्त्र में संधि का एक सूत्र है, उसको कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ है, ये जो सूत्र है ये कहता है। अब इस सूत्र का अर्थ देखिए, ये सूत्र अगर याद है तो आपको दीर्घ संधि आ गई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एग्जाम्पल 2-3 आपको प्रैक्टिकल देखने होते हैं। इस सूत्र से विधान किया गया कि दीर्घ संधि कहाँ होगी और कब होगी, किस शर्त के अधीन होगी। ये सूत्र बताता है सारी बातें। ये सूत्र कहता है अकः सवर्णे दीर्घ, कहता है कि अक से परे सवर्ण हो तो पूर्व और पर को दीर्घ आदेश हो जाए। इस सूत्र का अर्थ है, अब ये व्याकरण शास्त्र की भाषा है, तकनीकी भाषा है,
हिंदी भाषी छात्र या अध्यापक इसको नहीं समझ पाएंगे, संस्कृत वाले ही समझेंगे। अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से विधान किया कि दीर्घ संधि कहाँ होगी, वो नियम बता दिया। देखिए शर्त रख दी कि अक से परे सवर्ण हो। अब यहाँ परे मैंने इसीलिए वो बताया था कि पूर्व पक्ष और पर पक्ष, संधि में दो पक्ष हैं। अब ये कहता है कि अक से परे सवर्ण हो, तो इसका मतलब पूर्व पक्ष पर अक है और पर पक्ष पर सवर्ण है। अक से परे सवर्ण हो तो पूर्व पर को दीर्घ आदेश हो जाए। अब ये तकनीकी भाषा है, पूर्व पर को दीर्घ आदेश हो जाए। देखो पूर्व ये अक और पर ये, इन दोनों के स्थान पर जब दोनों स्वर मिलेंगे आमने सामने के, तो उनके स्थान पर उन्हीं का दीर्घ रूप आदेश हो जाए और हो गई संधि। जैसे ही दीर्घ आदेश करेंगे तो स्वर ही तो बनेगा, दीर्घ स्वर आदेश कर दिया वो पूर्ववर्ती व्यंजन में जाके मिल जाएगा तो संधि हो जाएगी, इसलिए दीर्घ संधि इसका नाम पड़ा। अब इस भाषा को थोड़ा सा समझा देता हूं। अक से परे सवर्ण हो तो अक का मतलब क्या। अब देखिए इसीलिए प्रत्याहार सूत्र मैंने कहा था कि वो याद रखने हैं सभी को। अक प्रत्याहार है, अक में क्या, तो अ से लेकर क तक चले जाइए, बीच के सारे स्वर काउंट हो जाएंगे। तो अ इ उण री ऋक, ये जो पहले दो प्रत्याहार सूत्र थे उनमें पहले प्रत्याहार सूत्र का अ से प्रारंभ करेंगे और री ऋक दूसरे सूत्र के क तक जाएंगे जो अंतिम क हलंत है। तो उस अक प्रत्याहार में ये पांचों स्वर काउंट होंगे। अक में अ ई उ, अ ई उण था, ण को छोड़ेंगे हलंत को, अ ई उण, री ऋक का री और लरी, ये पांच हो गए। अक से परे सवर्ण हो तो अब इससे परे सवर्ण। अब समस्या फिर आ गई कि ये सवर्ण क्या है। सवर्ण का मतलब है सवर्ण का मतलब है, देखिए इस शब्द से ही इसका अर्थ ढूंढेंगे हम। सवर्ण समान है वर्ण जिनका, रंग रूप आकार एक समान है जिनका, वो अक्षर वो वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। ये मैंने सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाया है, व्याकरण की भाषा ये नहीं है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र से होती है। सवर्ण अक्षर कौन से होते हैं कि जिन वर्णों का मुख में उच्चारण स्थान, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र कहता है कि उच्चारण स्थान एक समान होता है, वो सवर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्णों को, अक्षरों को हम सवर्ण कहते हैं, यानी कि प्रयत्न और उच्चारण स्थान की समानता जिनमें हो वो वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। अब अ का सवर्ण क्या होगा, या तो अ ही हो सकता है या फिर आ हो सकता है। अब देखिए अ और आ दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये कंठ उच्चारण स्थान है, प्रयत्न भी वही है। इसीलिए जो सेम उच्चारण स्थान और प्रयत्न वाले वर्ण हैं वही सवर्ण कहलाते हैं। ये तकनीकी भाषा है। तो कहा कि अक से परे सवर्ण हो तो क्या हो जाए, पूर्व और पर, यानी कि पूर्व पक्ष का स्वर और परे पक्ष का स्वर दोनों मिलेंगे, उन्हीं का दीर्घ स्वर आदेश हो जाएगा और संधि हो जाएगी। तो अक हमने समझाया, अ इ उण, अक प्रत्याहार में अ इ उ री री पांच स्वर और उनसे परे उन्हीं का सवर्ण। अब ई का सवर्ण क्या होगा, या तो ई होगा या दीर्घ ई होगा, बस यही सवर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि ई का सवर्ण हम ए बना दें, ये सवर्ण नहीं है। ई का उच्चारण स्थान कुछ और है, इचुये शानाम तालु,
एदयितुः कंठ तालु, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, प्रयत्न भी भिन्न है। तो ये सवर्ण नहीं हो सकते, ये परस्पर सवर्ण नहीं है। हाँ, ये और ये परस्पर सवर्ण है। तो सूत्र से पता चला कि भाई अक से परे यदि सवर्ण हो तो पूर्व पक्ष के स्थान पर, पूर्व और पर पक्ष के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाए तब दीर्घ संधि हो जाएगी। अब हम एक उदाहरण से लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें ये समझ में आएगा कि इस सूत्र का मतलब क्या है। उस सूत्र के अर्थ को इस एग्जाम्पल में हम चरितार्थ करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, देव प्लस आलाया। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा उदाहरण हमने लिया है। ये जो व्याकरण की पद्धति है, इसमें हम एक बात मैं और बता देता हूँ। ये जो प्लस का निशान लगाते हैं, ये प्लस का निशान, अब ये व्याकरण का शब्द नहीं है, ये चिन्ह व्याकरण का नहीं है, ये तो मैथमेटिकल है, गणित विषय की भाषा है, गणित विषय का चिन्ह है। ये सिर्फ हम समझाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ताकि आसानी से सामान्य व्यक्ति को भी, बाल बुद्धि को भी समझ में आ जाए, वरना वो अक्षरों की संहिता करने में कभी कभी समस्या समझता है, शंका महसूस करता है। तो हमने कहा कि ये जो देव प्लस आलय, अब हम कहें कि इसकी संधि कीजिए। अब संधि करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। क्यों होगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहला प्रश्न ये है, अगर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछता है उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। एक स्टाइल क्वेश्चन पूछने का ये है जिसमें वो संधि विच्छेद करके लिखेगा और कहेगा कि इनकी संधि कीजिए। ये विच्छेद अवस्था में लिखे हुए शब्द हैं दोनों। अब इसकी संधि करेंगे। अब अगर पेपर में इस प्रकार से आ गया तो प्रश्न ये उठ गया कि इसको जब संधि करेंगे तो कौन सी संधि होगी। ये भी हो सकता है, पूछ सकता है, वो पूछता है कई बार। तो संधि में दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक होता है संधि और एक होता है विच्छेद। विच्छेद अवस्था ये है, जब हम इसको जोड़ के एक बना देंगे तो वो संधि की अवस्था है। अब इसकी संधि करेंगे हम। देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि पूर्व पक्ष पर, यानी कि प्लस से जस्ट पहले, प्लस से जस्ट पहले कौन सा स्वर है। तो हमने देखा इस व में अकार है, व में अ मिला हुआ है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। अभी हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमने समझने के लिए वर्ण विच्छेद कर दिया और प्लस के बाद आलय वैसे के वैसे है। अब हमें यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि प्लस से जस्ट पहले कौन सा स्वर था और प्लस के बाद कौन सा स्वर है। अब हमें पता चला कि यहां अ और सामने भी आ। अब हम उस सूत्र के भाषा को, उस सूत्र के अर्थ को यहां लागू करते हैं। वो कहता है कि अक से परे सवर्ण हो तो, अब अक है, इसका मतलब अकार अक में है तो इसका मतलब अक है। उससे परे सवर्ण भी है, सवर्ण में आ या अ ही हो सकता है, आ भी है, तो कंडीशन पूरी हो गई। और अगर अक से परे सवर्ण हो तो क्या कहता है वो कि इस पूर्व पक्ष पर और पर पक्ष दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाए।
किसका दीर्घ? यहाँ जो स्वर है आमने सामने, इन्हीं का दीर्घ रूप, तो अ का दीर्घ रूप आ ही होगा। तो अ और आ मिलकर के क्या हो गया? आ आदेश हो गया। अब देखिए, न तो अ बचा न आ बचा, दोनों को मिला करके आ बन गया। यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये आ बन गया, दीर्घ आदेश हो गया। अब आदेश होने के बाद सिर्फ जोड़ना है। अब देखिए, दे, ये आधा हलंत व व्यंजन के आगे स्वर है। जब जब व्यंजन के आगे स्वर होगा वो स्वर उसमें जुड़ेगा। तो व में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दे, और व में आ तो वाह हो गया, और आगे बचा हुआ था लय, इसको हमने लिख दिया लय। ये संधि हो गई, देवालय, दीर्घ संधि हो गई ये। क्यों? क्योंकि दीर्घ आकार का आदेश हुआ था, दो स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर आ का निर्माण हुआ, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ये दीर्घ संधि है। सूत्रों से हमें याद रखना है नियम को। यदि संस्कृत विषय के अंतर्गत सूत्र याद नहीं होंगे तो हम भटक सकते हैं, कई बार गलत नियम लगेगा और गलत संधि हो जाएगी। इसलिए सूत्र से मूल अवधारणा को समझ के रखना है। अब यहाँ पर हमने दीर्घ संधि को समझ लिया कि अक्ष से परे सवर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाए तो उन्हीं स्वरों का दीर्घ रूप आदेश होगा। अ का दीर्घ आ ही होता है, आ का भी दीर्घ आ ही होता है, आदेश तो आ ही होना है। अब यहाँ दीर्घ संधि में देखिए, यहाँ तो इस व में अ था, इसके सामने आ, और आ ना भी हो, मान लीजिए ये आ जाए आमने सामने, ये स्थिति बन जाए अ प्लस अ, तो भी दीर्घ आ ही आदेश होगा। और अगर ये भी आ जाए आ प्लस आ, तो भी आ ही आदेश होगा। आदेश तो दीर्घ ही होना है। आ प्लस अ आ जाए तो भी आ ही रहेगा, और दोनों तरफ ये आ बन जाए तो भी आ ही बनेगा। कंडीशन तो वही रहेगी, यानी कि अ में अ जुड़े चाहे अ में आ जुड़े, आ में अ जुड़े या आ में आ जुड़े, ये चार ही कंडीशन है। आदेश आकार ही होना है, दीर्घ आ का ही, और वही आ अपने पूर्ववर्ती व्यंजन में जाकर के जुड़ेगा तो वो वैसा ही बन जाएगा। इस व्यंजन में आ जोड़ेंगे तो वाह हो जाएगा, तो हो गया देवालय। ये दीर्घ संधि है, इसलिए इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा। चलिए हम एक उदाहरण दूसरी संधि का लेते हैं। हम लेते हैं वृद्धि यण संधि का। ये यण संधि है, थोड़ी सी कठिन है बाकी इन चारों संधियों से। हम यण संधि का एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, इसका नाम यण क्यों पड़ा? जो यण संधि है, प्रत्येक संधि का नामकरण उसकी प्रकृति के आधार पर पड़ा है। जैसे दीर्घ संधि का नामकरण हुआ क्योंकि वहाँ दो स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ था, इसलिए उसका नाम दीर्घ संधि पड़ गया। यण संधि क्यों नाम पड़ा? इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ आदेश होना है, दो स्वरों के मिलन से यण आदेश होगा, इसलिए इस संधि का नाम यण संधि पड़ गया। अब ये यण है क्या? यण संधि का सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र है इको यणचि। पाणिनि का एक सूत्र है यण संधि का विधान जिससे किया, ये विधि सूत्र है इको यणचि। इको यण अचि, मैंने इसका विच्छेद करके लिख दिया है, सॉरी।
ये है सूत्र, मैंने तोड़ के लिख दिया, यण अची कर दिया, यण अची था वो। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है देखिए, ये कहता है कि ये पूर्व पक्ष है और ये पर पक्ष है, दो ही पक्ष संधि के होते हैं। वो कहता है कि इक को पूर्व पक्ष पर, इसका मतलब इक है, इक से परे अची, अची मतलब अच परे रहते, वो पर सप्तमी है अची में। जब सूत्रों का हम अर्थ करते हैं तो अष्टाध्यायी अगर पढ़ी हो तो उससे पता चलेगा कि सूत्रों का अर्थ कैसे होता है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था महर्षि पाणिनि ने की है। अष्टाध्यायी एक ऐसा ग्रंथ है, इस दुनिया में साहित्य के क्षेत्र में सबसे वैज्ञानिक ग्रंथ अगर कहा जाए तो अष्टाध्यायी है। व्याकरण शास्त्र की क्या जबरदस्त एक पद्धति विकसित की महर्षि पाणिनि ने। और सूत्रों का अर्थ, हाँ, हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं या सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, ये जितने भी प्रक्रिया ग्रंथ हैं, प्रक्रिया ग्रंथ हमें रूप सिद्धि करना सिखा देते हैं, उसका अभ्यास हमारा करा देते हैं। लेकिन प्रक्रिया ग्रंथ हम चाहे कितना ही पढ़ लें, हम सिद्धांत कौमुदी को चाहे 50 वर्ष भी पढ़ लें, फिर भी व्याकरण पर हम पारंगत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रक्रिया ग्रंथों में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, वहाँ मुख्य मुख्य सूत्र उठा करके और विषयवार लिख दिए गए। उनसे क्या हुआ, जो अष्टाध्यायी की जो क्रम संख्या थी, जो ऑर्डर था सूत्रों का, एक सीक्वेंस में था, वो बिगड़ गया। अब उसके बिगड़ने से क्या होगा कि सूत्र का अर्थ कभी पता नहीं चलता। सूत्र का अर्थ तभी पता चलेगा जब हमें अष्टाध्यायी याद होगी। सूत्रों की वृत्ति, उनके अर्थ को रटना नहीं होता। और कौमुदी में यही समस्या है कि वहाँ अर्थ को रटने के लिए साथ साथ सूत्र और उसकी वृत्ति भी रटनी पड़ती है। ये फालतू का व्यर्थ परिश्रम वहाँ कराया जाता है। अगर अष्टाध्यायी क्रम से हम पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होती। अब ये सूत्र है, जैसे अब इस सूत्र का अर्थ बताना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि अष्टाध्यायी याद नहीं है लोगों को, छात्रों को भी नहीं है। इसलिए अष्टाध्यायी याद हो तो बहुत आसान होता है समझना। खैर, ये लघु सिद्धांत कौमुदी से हम केवल रूप सिद्धि की प्रक्रिया समझ में आ जाती है, वो अच्छा है वहाँ पर। अब यहाँ कहता है कि इक से परे अच हो, इसका मतलब ये कंडीशन बता रहा है कि यण संधि कहाँ होगी। ये शर्त रख दी इस सूत्र से। ये सूत्र कह रहा है कि कहाँ होगी, कब होगी। ये कहता है कि भाई कंडीशन ये है कि इक से परे अच हो, ये होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, इस इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए। बस जैसे ही यण आदेश होगा, सामने तो अच है, अच का मतलब स्वर है, और वो उस स्वर इस यण में जाके मिलेगा तो संधि हो गई। इसलिए इस संधि का नाम यण संधि रख दिया गया। अब यहाँ इक क्या है, अच क्या है, यण क्या है, इसको समझ लिया जाए। इक का मतलब प्रत्याहार, इक प्रत्याहार बना लीजिए। 14 प्रत्याहार सूत्र याद होंगे आपको। अ ई उण रील रिक, अ ई, यहाँ ई से शुरू करेंगे हम। इक प्रत्याहार में क्या होता है देखिए, ई से लेकर और क तक चले जाइए, 20 के सारे स्वर काउंट हो गए। तो इक में शामिल होगा ई, ऊ, री, लृ, ये 4 स्वर इक में हैं। इनको इक बोलते हैं, चारों को ही इक संज्ञा दी गई। अब देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर हम ये प्रत्याहार वाली व्यवस्था महर्षि पाणिनि नहीं बनाते तो ये ग्रंथ इतना विस्तृत हो जाता कि उसको उठाने में भी समस्या होती। अब कहाँ तो देखिए चारों स्वर लिखने पड़ रहे हैं, बार बार ये बोलना पड़ता पाणिनि को कि ई उ री लृ से परे अ ई उ ए ओ ऐ औ रहते हुए इक के ई उ री लृ के स्थान पर य व र ल आदेश हो जाए। अब ये व्यवस्था तो बोलने में ही बहुत समय लग गया, तो पाणिनि ने बड़ा अच्छा सिस्टम बैठाया। वो कहते हैं कि नहीं, बार बार ई उ री लृ मत बोलिए,
हमने एक पद्धति विकसित कर दी, बना दी, इन चारों का नाम इक है, प्रत्याहार बना दिया कि इक से परे अच हो तो इक को यण आदेश हो, बात खत्म। कितनी सुंदर व्यवस्था है, ऐसी कोई व्यवस्था इस दुनिया में है ही नहीं। अब इक का मतलब ये 4 स्वर, और कहता है कि इक से परे यानी कि इन चारों से परे अच हो। अच का मतलब सभी स्वर, सारे स्वर हैं, सब स्वर काउंट है। इनसे परे कोई स्वर हो तो इन चारों के स्थान पर क्या होगा, इक के स्थान पर क्या हो जाए, यण आदेश हो जाए। अब यण भी प्रत्याहार है, हयवरट लण, तो हयवरट के य से शुरू करेंगे, य वर ल, लण का ल ले लिया हमने, तो वो चारों आदेश होंगे, तो क्रम से आदेश होंगे। ई के स्थान पर य आदेश हो, और ध्यान रखना हलंत य, क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन हमेशा आधा ही होता है। यण प्रत्याहार हयवरट जो वहाँ लिखा हुआ वहाँ पूरा य है, वो केवल उच्चारण के लिए प्रत्येक व्यंजन में आकार मिलाया हुआ है। सूत्र है पाणिनि का, याद होगा, हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ, कि हकार आदियों में जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारण के लिए। प्रक्रिया में पूर्ण हकार नहीं लिखना है, स्वर मुक्त करके लिखना है। जैसे यहाँ स्वर मुक्त करके य, और ऊ के स्थान पर होगा व आदेश, री को र आदेश, और री, ये री था सॉरी, और यहाँ ल आदेश। ये इक ऊपर वाला है, यण नीचे वाला है, तो 4 अक्षर क्रम से आदेश होंगे। ई को य हो जाए, ऊ को व हो जाए, री को र हो जाए, री को ल होगा। और आदेश करने के बाद सामने जो भी अच, जो भी स्वर होगा वो इस व्यंजन में जाके मिलेगा और संधि हो जाएगी। इसलिए इसका नाम यण संधि हुआ, क्योंकि इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहते हुए। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यदि अपि, सामान्य सा उदाहरण लिया, जो प्रचलित शब्द है वही, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, हम सबसे पहले ये करेंगे, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछता है और वो कहे कि संधि कीजिए, तो अब आप संधि करोगे कैसे? संधि करने से पहले ये देखना जरूरी है कि आमने सामने कौन से स्वर हैं, और वो स्वर आपके कौन से सूत्र की परिभाषा के अंतर्गत दिखते हैं। अब यहाँ देखिए, प्लस से जस्ट पहले क्या है, द में इकार है, यदि, यदि में द में क्या है, इकार। ये ई क्या है, अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो द में से ई निकलेगा, तो ई बाद में जाके लिखा जाएगा, और प्लस से जस्ट पहले इकार ही काउंट होगा। जैसे हम यहाँ ऐसे लिख दें, द में से हमने ई को निकाल दिया, तो ये छोटी ई यहाँ आ गई। अब समझ में आ जाएगा कि प्लस से जस्ट पहले यानी कि पूर्व पक्ष पर कौन सा स्वर है, परे पक्ष पर कौन सा स्वर है। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये ई है, सामने अ है। अब हमारे सूत्र के अंतर्गत कहा कि इक से परे अच हो, तो इक के अंतर्गत ई तो है, इसका मतलब ई भी है, ई भी है, और उससे परे अच भी हो, तो यहाँ अकार है, इसका मतलब स्वर है, तो अच का मतलब स्वर, तो अच भी है, तो इक से परे अच है, कंडीशन पूरी हो गई। तो अब क्या कहता है कि अगर ऐसा हो कि इक से परे अच हो, तो इक को यण आदेश हो जाए इक के स्थान पर, तो इक में यण आदेश होगा, क्रम से आदेश होगा। देखिए, ई के स्थान पर हमने किया था य, आधा य आदेश, तो इस ई के स्थान पर हम हटा करके आधा य लिख दें, ये आदेश कर दिया, और आगे यूं का यूं है। तो अब क्या होगा, देखिए, य आधा द, और इस आधे व्यंजन द के आगे फिर एक व्यंजन आ गया, आधा य,
तो अब ये जुड़ तो सकते नहीं, क्योंकि स्वर में, व्यंजन में स्वर ही मिलेगा। हमें ये देखना है कि कब व्यंजन के तुरंत बाद स्वर आता है। तो फिर हम आगे चले तो इस आधे व्यंजन य के बाद एक स्वर अ है, अब जुड़ेगा। इस अ को इस आधे य में मिला देंगे तो पूरा य बन गया। अब देखिए य आधा द, अब पूरा य, ये अ जाके इसमें मिलेगा, पूरा य और पी बच गया, हो गई संधि यद्यपि। बस फर्क इतना है कि इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, प्रचलित स्वरूप क्या है कि जो पूरा यकार है वो नीचे आ जाता है, आधा दकार ऊपर चला जाता है, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि जो आधा वर्ण है वो हमेशा ऊपर रहता है, पूर्ण वर्ण है वो नीचे रहता है। नियम है ना कि जो पूर्ण होगा वही तो किसी आधे को अपने ऊपर बैठाएगा, जो स्वयं ही आधा है वो किसी पूरे को अपने ऊपर कैसे बैठा लेगा। ये आधे र वाला, जो ऊपर वाला र है, नीचे वाला र है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है छात्रों को, इसको भी हम समझाएंगे बाद में। तो ये यण संधि हो गई, क्योंकि इक को यण आदेश हुआ इसलिए इसका नाम यण संधि। तो इस प्रकार से पांचों ही जो संधियां हैं हमारी, उनमें सूत्र लगेंगे। और इसी प्रकार से जो व्यंजन संधि, जो हल संधि थी, उसमें भी बहुत सारे सूत्र होंगे। मुख्य सूत्र हम कक्षा में जब पढ़ाएंगे निरंतरता में, रेगुलरिटी के साथ, तब हम उन सभी सूत्रों का विवेचन करेंगे, उनको समझाएंगे। आज हमने एक सामान्य मूल संकल्पना, मूल अवधारणा से अवगत कराने का प्रयास किया है आपको, और संधि का मूल जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज समझ में भी आपको आया होगा, ऐसी आशा है मेरी। अब हम दूसरे विषय पर चलते हैं, समास के ऊपर। समास, यहां भी बड़ा कन्फ्यूजन छात्रों को रहता है, कहां पर समास होगा, कहां नहीं होगा, है क्या ये समास। इसकी जो मूल अवधारणा है, इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी कई बार नहीं पता होता है, जिसके कारण हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं। किसी का भी समास किसी के साथ भी कर लेते हैं, जबकि पता ही नहीं होता कि वहाँ समास होगा भी कि नहीं होगा। ये बहुत व्याकरण शास्त्र की एक सबसे, मैं कहूँगा कि विशेष वृत्ति है, समास वृत्ति। समर्थः पद विधि, ये पद विधि है। समास समर्थ पदों का ही होगा, जो साकांक्ष पद होंगे उनको समर्थ कहा जाता है, और उन्हीं में पद विधि होती है। समास भी एक पद विधि है। अब समास वृत्ति साहित्य में बहुत प्रयोग की जाती है। अगर ये समास वृत्ति नहीं होती तो साहित्य की एक जो सुंदरता है, एक उसकी विशेषता है, वो उसमें दिखाई नहीं देती। हमारे जो खासकर से जो संस्कृत के जो कवि हैं, जिन्होंने साहित्य लिखा है, नाटक लिखे हैं, कथा काव्य लिखे हैं, उन्होंने इस समास वृत्ति का बहुत प्रयोग किया है। खासकर से अगर समास की दुरूहता का अध्ययन करना है तो आप कादंबरी को पढ़िए, बाणभट्ट की कादंबरी, सुबंधु ने लिखी जो वासव दत्ता है, दंडी ने जो लिखा है दश कुमार चरितम, इनमें आपको समास वृत्ति दिखाई देगी। और ख़ासकर से जो बाणभट्ट की कादंबरी है उसमें सबसे जटिल समास प्रयोग मिलेगा आपको, लंबे लंबे समास, एक ही शब्द 20-20 पेज तक खत्म ही नहीं होता। तो समास की परिभाषा हम करके आज के इस पाठ को, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, आज की कक्षा को। उसके बाद अग्रिम कक्षा में हम समझाएंगे उसको। समास में बस ये ध्यान रखना है, दो पदों का समास होगा। अब ये संस्कृत में ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यहां मैंने पद शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग नहीं किया, शब्दों का नहीं। संस्कृत में पदों का समास होता है, ये हिंदी वाले शब्द का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि वहाँ उनको पद समझ में नहीं आता, उनके वहाँ पद होता भी नहीं है। तो पदों का समास होगा, दो या दो से अधिक पदों का। अब किसी किसी समास में दो या दो से अधिक पद भी होते हैं, कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें दो ही पदों का होगा। तो पदों का समास, और समास का अर्थ होता है समसनम समासः। ये समसनम समासः का मतलब है कि संक्षिप्त कर देना,
यानी कि हम कई शब्दों को जोड़ करके, कई पदों को जोड़ करके एक पद बना दें तो उसको समास कहते हैं, उसको समस्त पद कहते हैं, छोटा रूप हो जाता है। और ज़्यादा बात, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने के लिए हम समास वृत्ति का प्रयोग कई बार करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।